ट्रेन का वक्त हो रहा था और बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। महिमा को आज शाम की ट्रेन पकड़नी बहुत ज़रूरी थी। वह बेहद परेशान थी। अगर आज की यह ट्रेन छूट गई तो फिर 2 दिनों के बाद दूसरी ट्रेन मिलेगी और फिर लंबा सफ़र है, रिजर्वेशन मिले ना मिले मुश्किल हो जाएगी। हार कर उसने टैक्सी बुलाई और स्टेशन के लिए निकल पड़ी। बचते बचाते भी वह प्लेटफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते बुरी तरह भीग गई थी। ट्रेन आने में अभी वक्त था। वह प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठी चाय की चुस्कियां लेती हुई ट्रेन का इंतजार कर रही थी। बारिश अभी तक बंद नहीं हुई थी। जैसे ही ट्रेन आई, महिमा ने अपना सामान उठाया और डब्बे में अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अभी उसने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि तभी किसी की मीठी आवाज़ सुनाई दी। अरे मैम, कपड़े चेंज कर लीजिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगी। महिमा को एक झटका सा लगा। बरसों पहले किसी ने यह शब्द उससे पहले भी कहे थे। उसने नजरें उठाई तो देखा बगल की सीट पर एक बड़ा खूबसूरत सा नौजवान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें, कहकर महिमा ने खिड़की की ओर अपना चेहरा घुमा लिया। ना जाने क्यों उसकी आंखें भर आई थी। ट्रेन चल पड़ी थी और उसके साथ ही उसके जहन में यादों का कारवां भी चल पड़ा था। आज पूरे 22 सालों के बाद वो उस शहर जा रही थी जहां वह दोबारा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जाना पड़ रहा था क्योंकि उसका ट्रांसफर वापस उस शहर में हो गया था जिस शहर का नाम वह अपनी यादों, अपने जीवन सबसे मिटा देना चाहती थी। नौकरी का सवाल था इसलिए जाना पड़ रहा था। बात अगर सिर्फ अकेले की होती तो वह नौकरी से रिजाइन कर देती, लेकिन उसके साथ उसके बेटे का भी भविष्य जुड़ा था। उसकी पढ़ाई का अंतिम साल था और तमाम तरह के खर्चे पूरे करने के लिए पैसों का होना ज़रूरी था। महिमा नहीं चाहती थी कि पैसों की कमी की वजह से उसके बच्चे का फ्यूचर खराब हो। एक अकेली महिला के लिए इतनी बड़ी दुनिया में अकेले बच्चे के साथ कैसे कैसे हालात के साथ जूझना पड़ता है, ये सिर्फ वही समझ सकती है जिसने ये सब झेला हो। इसी मजबूरी में ट्रांसफ़र लेना पड़ा था और वह वापस उस शहर को जा रही थी जहां उसने जन्म लिया था, उसका बचपन बीता था। जितनी तेज गति से ट्रेन चल रही थी उतनी ही तेज गति से उसकी आंखों के आगे उसका अतीत भी चल रहा था। महिमा ने कसम खाई थी कि वह वापस उस शहर में कभी कदम नहीं रखेगी। इतने सालों में उसे पिता के मरने की सूचना मिली, परंतु वह उन्हें देखना तो दूर, उनके काम क्रिया में भी शामिल होने नहीं आई। छोटे भाई बहनों की शादी हुई, माँ ने कितना कहलवाया, अपनी ममता की दुहाई दी, लेकिन महिमा नहीं पसीजी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और उसके साथ साथ महिमा की अग्नि परीक्षा भी बढ़ती गई। बाहर अब भी बहुत तेजी के साथ बरसात हो रही थी। घने काले बादलों के बीच बिजलियां चमक चमक कर मानो लोगों को डरा रही थी। बादलों के गर्जन से ऐसा लग रहा था मानो कान के पर्दे फट जाएंगे। महिमा ऐसे मौसम से बहुत दूर रहना चाहती थी। उसका बस चलता तो शायद वह धरती से बरसात का मौसम ही खत्म कर देती। उसके लिए यह बारिश का मौसम बहुत दुखदाई था। आज से 25 साल पहले ऐसे ही भयंकर तूफानी मौसम में उसके जीवन में खुशियों की शुरुआत भी हुई थी और फिर ऐसे ही तूफानी मौसम में सब खत्म भी हो गया। महिमा, तू ये फिर से क्या सोच रही है? अब फिर से वही बातें सोच सोच कर दोबारा अपना दिल मत दुखा। महिमा के मन ने उसे समझाया। महिमा ने अपनी आंखों में भरे आंसुओं को पोंछकर एक गहरी सांस ली और चाय वाले से चाय लेकर पीने लगी। ट्रेन अपनी तेज गति से चली जा रही थी। ज्यादातर लोग सो चुके थे, परंतु उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ट्रेन जितनी तेज गति से आगे जा रही थी उतनी ही तेज गति से महिमा का मन पीछे अपने अतीत में लौट रहा था। इंसान क्या करे, इसी मन पर तो बस नहीं चल पाता है। महिमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मन तो बरसों पहले की वादियों में पहुंच चुका था जहां महिमा एक अल्हड़ और खूबसूरत और चुलबुली लड़की हुआ करती थी। उसे आज भी बहुत अच्छी तरह से वह दिन याद है जब वह ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी तो मौसम साफ था, लेकिन अचानक से काले बादल घिर आए थे और मौसम बहुत तूफानी हो गया था। कोचिंग सेंटर से निकलने के बाद वो बहुत देर तक बाहर बारिश खत्म होने का इंतजार करती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज की ये तूफानी बारिश बंद ही नहीं होगी। हालांकि उसका घर कोचिंग सेंटर से 10 मिनट की दूरी पर ही था, लेकिन ऐसे मौसम में उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पैदल निकल जाए।
क्योंकि ऑटो वाला भी भयंकर बारिश में जाने को तैयार नहीं था। हारकर महिमा ने बारिश में भीगते हुए ही जाने का निश्चय किया। अभी वह थोड़ी ही दूर गई थी कि बारिश की तेज बौछारों एवं बादलों के गर्जन से घबराकर सड़क किनारे एक दुकान की ओट में खड़ी हो गई। तभी पीछे से एक बड़ी मीठी आवाज सुनाई दी। अरे मैम, आप तो बुरी तरह भीग गई हैं। ऐसा कीजिए, आप मेरा रेनकोट ले लीजिए। महिमा ने पलटकर देखा तो पाया एक बड़ा खूबसूरत नौजवान मुस्कुराते हुए उसे अपना रेनकोट दे रहा था। जी नहीं धन्यवाद, थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी। महिमा ने उसे टालते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि पास ही में आपका घर है। देखिए, रात होने को आई है और मौसम भी ठीक नहीं है। आप मेरा रेनकोट ले लीजिए, कल आप इसी जगह इस दुकान पर वापस कर दीजिएगा। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। जाने क्या बात थी उस लड़के की मुस्कुराहट में कि महिमा उसकी बात टाल नहीं सकी और उसका रेनकोट लेकर अपने घर चली गई। यह थी उस भयंकर बरसात में महिमा से उस लड़के की पहली मुलाकात, जो भविष्य में उसका भविष्य ही बदल देने वाली थी। दूसरे दिन महिमा ने उस दुकान पर जाकर उस लड़के को उसका रेनकोट वापस कर दिया था। क्या ये आपकी दुकान है? महिमा ने उस लड़के से पूछा। जी, ये छोटी सी कंप्यूटर की दुकान मेरी ही है। आपने मेरा नाम तो पूछा नहीं, इसलिए मैं अपना नाम खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध है, उसने मुस्कुराते हुए महिमा से कहा। मगर मैं फिर भी अपना नाम आपको नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको आपका रेनकोट वापस करने आई थी। कल मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर महिमा अपने कोचिंग सेंटर को चली गई। ये उन दोनों की दूसरी मुलाकात थी। धीरे धीरे आते जाते एक दूसरे को देखते दोनों के बीच में कब प्रेम का अंकुर फूट गया पता भी नहीं चला। अनिरुद्ध सचमुच बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था। वह अपने माता पिता के इकलौता लड़का था। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अनिरुद्ध और महिमा दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छुपते नहीं। महिमा के घर वालों को भी इस बात की खबर हो गई। दादी ने रो रो कर पूरे घर को सर पर उठा लिया कि इस कलंकनी ने पूरे खानदान का नाम डुबो दिया। जिस पिता ने उसे बड़े नाजों से पाला था, आज वही पिता उसे मार मार कर अधमरा कर चुके थे। लेकिन कच्ची उम्र का इश्क अपने पूरे विद्रोह पर था। महिमा ने अपनी माँ से रो रो कर कहा, आखिर क्या कमी है अनिरुद्ध में? बस यही ना कि वह हमारी बिरादरी का नहीं है। तो क्या हुआ? वह एक अच्छा लड़का है, उसकी खुद की दुकान है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध से। अरे बेहया, अब चुप भी हो जा। माँ ने भी उसे झिड़कियां देते हुए कहा। लेकिन महिमा कहाँ समझने वाली थी। इश्क आंखों से उतरकर दिल के रास्ते होते हुए उसकी नस नस में समा चुका था। उसका विद्रोह देखकर उसके पिता समझ गए कि अब इसे ऐसे समझाना मुश्किल है। उन्होंने महिमा से कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम उस लड़के को घर बुला लाओ, मैं उससे बात करूंगा। महिमा को मानो नया जीवन मिला। वो तैयार हो गई अगले दिन अनिरुद्ध को लेकर। महिमा जब घर पहुंची तो सारे लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। उसके पिता ने अनिरुद्ध से हजार तरह के सवाल पूछे। अंत में उसके पिता ने उन दोनों से कहा कि अभी महिमा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। लेकिन तब तक इस बात की किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिरादरी में मेरी बदनामी हो। इन 2 सालों में मैं किसी तरह अपने परिवार वालों को मना लूंगा और कहीं दूसरी जगह जाकर तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। तब तक तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे ताकि लोगों को कुछ पता ना चले। इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोचकर दोनों बहुत खुश हुए। अनिरुद्ध ने कहा कि ठीक है, जब तक इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और समाज के सामने हमारी शादी की बात पक्की नहीं हो जाती, तब तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। दिल पर पत्थर रखकर दोनों ने एक दूसरे से वादा किया। इधर दादी प्रतिदिन पानी पी पी कर महिमा को कोसा करती कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के पाप कर्म की वजह से इस जैसी लड़की का घर में जन्म हुआ, जिसने मेरे बेटे की पगड़ी ही उछाल दी। इन सारी घटनाओं के बीच खामोश थी तो सिर्फ महिमा की माँ। उसने बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश की कि इस रिश्ते का अंजाम ठीक नहीं होगा। आगे जो होगा वह अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन माँ, जब पिताजी इस रिश्ते को राजी हो गए हैं, तब अब तुम्हें क्या आपत्ति है? महिमा ने अपनी माँ से पूछा। वह बेचारी क्या बोलती
कुछ जवाब नहीं दे पाई और महिमा अपने मन में भविष्य के सपने बुनती रही। इसी बीच 2 साल बीत गए तो महिमा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तो मैं अनिरुद्ध से मिल सकती हूँ ना। मिल लेना, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो चलो सभी कोई जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करो। छोटे चाचा के घर में फंक्शन है, हम सबको भोपाल जाना है आज शाम की गाड़ी से, इसलिए जल्दी से सभी लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो। वहां से लौटने के बाद हम अनिरुद्ध से भी मिल लेंगे। यह महिमा के पिताजी की आवाज थी, जिन्होंने घर में प्रवेश करते करते अपनी बेटी की बातें सुन ली थी। महिमा ने चैन की सांस ली कि चलो, उसके पिता ने किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई। कोई बात नहीं, भोपाल से आने के बाद अनिरुद्ध से मिल लूंगी। ऐसा सोचकर उसने जाने की तैयारी शुरू कर दी। भोपाल में छोटे चाचा जी और चाची जी ने बड़े प्यार से सबका स्वागत किया। पर महिमा सोच रही थी, यहाँ ऐसा तो कुछ फंक्शन जैसा माहौल नहीं दिख रहा है। हाँ, छोटे चाचा जी के एक मित्र अपने परिवार के साथ अवश्य आए हुए थे। खैर, जो भी हो, पूरा सप्ताह वहां कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला और वे सभी वापस अपने घर आ गए। अगले दिन सुबह होते ही महिमा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अनिरुद्ध से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अरे सुन तो, शाम को चली जाना। माँ ने उसे रोकने की असफल कोशिश की। उधर एक कॉफी शॉप में बैठकर अनिरुद्ध और महिमा दोनों अपने भविष्य की योजना बना रहे थे। आखिर 2 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ था और अब उनके मिलने का मौसम आ गया था। दोनों की आंखों में हजारों रंग बिरंगे सपने तैर रहे थे। अनिरुद्ध ने कहा, चलो महिमा, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ। महिमा जब अनिरुद्ध के माता पिता से मिली तो बहुत खुश हुई। अनिरुद्ध के माता पिता दोनों ही बेहद सीधे और सरल व्यक्तित्व के स्वामी थे। अनिरुद्ध की माँ ने तो उसे गले से लगाकर अपनी अंगूठी उतार कर पहना दी। उन्होंने उसे ढेरों आशीर्वाद दे डाले। अनिरुद्ध उसे उसके घर तक छोड़कर अपनी दुकान चला गया। महिमा ने जैसे ही घर में कदम रखा तो देखा उसके पिताजी दादी के साथ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। एक बार वो थोड़ा सकपकाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से डांट पड़ेगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने चैन की सांस ली। रात में खाने की टेबल पर उसके पिता ने महिमा से कहा, ऐसा करो महिमा बेटा कि कल शाम में अनिरुद्ध को अपने घर बुला लो। उससे कहना मैंने बुलाया है। जी पिताजी। इतना कहकर उसने नजरें झुका ली, लेकिन उसका दिल तो खुशी से झूम उठा था। उसने रात में ही अपनी एक सहेली से अनिरुद्ध को खबर भिजवा दी कि कल शाम को उसे उसके पापा ने बुलाया है। सारी रात उसका दिल सतरंगी सपने बुनता रहा। सुबह जब वह उठी तो उसने देखा घर में पकवान बन रहे हैं। चारों ओर सजावट की जा रही है। ऐसा लग रहा था मानो किसी उत्सव की तैयारी की जा रही हो। लगता है आज पिताजी अनिरुद्ध के साथ मेरी शादी को स्वीकृति दे देंगे, इसलिए ये सारी सजावट की जा रही है। और कल रात में ही तो पिताजी ने उससे कहा है कि आज शाम में अनिरुद्ध को बुला लाऊं। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल ही हो जाऊं। उसके दिल की खुशी मानो आसमान तक पहुंच गई थी। दोपहर होते होते तक आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ आए और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। शाम होने को थी और यह बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। घर के सभी लोग उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। महिमा हैरान थी कि अब ये लोग कौन हैं। हो सकता है शायद बाबूजी के दोस्त और उनके परिवार वाले हों। माँ ने मुस्कुराते हुए महिमा से कहा, जा जल्दी से तैयार हो जा और ज़रा अच्छे से तैयार होना, आज तेरा ही दिन है। महिमा जब अपने कमरे से सज धज कर बाहर निकली तो देखा सारे लोग हॉल में उसी का इंतजार कर रहे हैं। परंतु वह तो अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी। वक्त गुजारने के लिए वह भी हॉल में बैठकर बातें करने लगी। आंटी अंकल अच्छे थे, बड़े प्यार से बातें कर रहे थे और उनका बेटा भी बीच में रह रहकर तिरछी नजर से उसे देख रहा था। तभी उसने देखा दरवाजे से अनिरुद्ध और उसके माता पिता दोनों आ रहे हैं। वह जल्दी से आगे बढ़ी और फिर जाकर अनिरुद्ध के माता पिता के पैर छू लिए। महिमा के पिता ने भी उन्हें सम्मान के साथ बैठाया। सबने चाय नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के बाद महिमा के पिता ने कहा कि मैंने आप सब लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैंने अपनी बेटी महिमा का रिश्ता पक्का कर दिया है और आज उसकी सगाई है। इतना कहते हुए उन्होंने एक अंगूठी का डब्बा निकाला और महिमा की ओर बढ़ाते हुए कहा कि महिमा, यह अंगूठी दिनेश को पहना दो। महिमा सन्न रह गई। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा। अनिरुद्ध भी आश्चर्यचकित होकर उसे ही देख रहा था। उसे लगा कि शायद उसके पिता ने गलती से अनिरुद्ध की जगह से दिनेश कह दिया है। वह अंगूठी अनिरुद्ध को पहनाने जा रही थी कि तभी उसके पिता ने बड़ी ही मीठी आवाज में कहा,
तुम्हारी सगाई दिनेश के साथ है। दिनेश को अंगूठी पहनाओ बिटिया। चारों हक्के बक्के रह गए। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर महिमा की माँ ने कहा, दिनेश बेटा, मेरी बेटी तो शर्मा रही है। चलो तुम ही पहले अंगूठी पहना दो। इतना सुनकर दिनेश ने अपने साथ लाई हुई अंगूठी महिमा की उंगली में पहना दी। महिमा की माँ ने उसका हाथ पकड़कर दिनेश को अंगूठी पहनवा दी। बाकी सारे लोग तालियां बजाने लगे और एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। अनिरुद्ध और उसके माता पिता अवाक रह गए। उन्हें इस तरह अचंभित देखकर महिमा के पिता ने कहा, अरे भाई, आज मेरी बेटी की सगाई हुई है, आप लोग मेहमान हैं, बधाई दीजिए। महिमा और अनिरुद्ध दोनों की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। हालात ऐसे थे कि इस वक्त कुछ बोला नहीं जा सकता था। महिमा के पिता ने बड़ी गहरी चाल चली थी। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खेल रही थी। बाहर आसमान में बहुत भयंकर बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। बारिश का तूफान अपने पूरे वेग पर था। मालूम नहीं महिमा के साथ हुए इस विश्वासघात पर प्रकृति खुश थी या नाराज, परंतु आगे जो होने वाला था उस घटना से सभी अनजान थे। उसी तूफानी बारिश में अनिरुद्ध अपने माता पिता को लेकर अपने घर चला गया। बेचारी महिमा कुछ नहीं कर सकी। रात का खाना खाने के बाद दिनेश और उसके माता पिता अपने घर चले गए। उधर महिमा ने रो रो कर अपनी जान हलकान कर ली थी। वह समझ चुकी थी कि घरवाले किसी भी कीमत पर उसकी शादी अनिरुद्ध से नहीं करेंगे। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रात को जब सारे लोग सो गए, तब वह चुपचाप उठी और धीरे से दरवाजा खोलकर घर के बाहर निकली। बाहर अभी भी घनघोर बारिश और तूफान का शोर था। उस तूफानी रात में वह बिना डरे अनिरुद्ध के घर पहुंच गई। इस वक्त उसे आया देख उसके घर के सभी लोग परेशान हो गए। अनिरुद्ध के पिता ने अपने बेटे से कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसे उसके घर पहुंचा दो। अनिरुद्ध अपने माता पिता का कहा नहीं टाल सका। उसने अपने पिता से कहा कि जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है मैं इसे इसके घर छोड़ आऊंगा। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महिमा अनिरुद्ध के सीने से लिपटी हुई बेतहाशा रो रही थी। वह घर नहीं जाना चाह रही थी। उसने अनिरुद्ध से कहा कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो मेरे पिता दिनेश और मेरी शादी करा देंगे। लेकिन अनिरुद्ध ने कहा, इस तरह हमारे चले जाने से हम दोनों के परिवार वालों की इज्जत चली जाएगी। मेरी छोड़ो, तुम्हारी छोटी बहन है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। कल को उनकी शादी ब्याह में भी दिक्कतें होंगी। अभी तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना। हम दोबारा तुम्हारे पिता से मिलकर उनके हाथ जोड़ेंगे। शायद उनका दिल पिघल जाए। और उस तूफानी रात में कब दोनों एक हो गए यह पता भी नहीं चला। उधर रात में दादी की नींद खुली और उसने दरवाजे की कुंडी खुली हुई देखी तो उसे शक हुआ। उसने अपने बेटे बहू को आवाज लगाई और फिर महिमा कहाँ है यह देखने को कहा। उसका कमरा खुला था। महिमा घर पर नहीं थी। गुस्से में महिमा के पिता ने अपने भाई और अपने बेटे को साथ लिया और उसे ढूंढने निकल पड़े। उन्हें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। महिमा उन्हें अनिरुद्ध के घर पर ही मिल गई। सभी ने आओ देखा न ताव और दनादन अनिरुद्ध को पीटने लगे। बीच बचाव के लिए उसके पिता आए तो उन सबों ने उन्हें भी पीट डाला। उन सब ने अनिरुद्ध को बुरी तरह पीटा। महिमा चीखती रह गई कि इसमें अनिरुद्ध की कोई गलती नहीं है। मैं खुद आई थी और अभी वापस घर जाने ही वाली थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब सभी मारपीट कर थक गए तो महिमा को घसीटते हुए घर लेकर आ गए और उसके बाद उन्होंने जल्दी से शादी की तारीख निकलवा कर उसकी शादी करवा दी। इन 2 महीनों में अनिरुद्ध और उसके परिवार वालों को क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चल पाया। सिर्फ आस पड़ोस के लोगों से ही पता चला कि पता नहीं किसने अनिरुद्ध और उसके पिता को बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया है। उसके पिता तो फिर भी ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध की स्थिति गंभीर है। वह अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। सारी बातें सुन सुनकर महिमा का दिल खून के आंसू रोता। उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान रही थी। महिमा विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। सारी रस्मों के खत्म होने के बाद आखिरकार उसके सुहाग की रात आई। दिनेश ने बड़े अरमानों के साथ महिमा के लिए ढेर सारे तोहफे खरीदे थे। परंतु ये क्या, दिनेश चौंक गया। महिमा दुल्हन का श्रृंगार उतारकर साधारण से कपड़ों में बैठी थी। जैसे ही दिनेश ने उसके पास बैठना चाहा, वह उठकर खड़ी हो गई। बर्फ जैसे ठंडे स्वर में उसने दिनेश से कहा, मेरे पिताजी ने जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करा दी है, परंतु आप मुझे कभी भी अपनी पत्नी के रूप में नहीं पा सकेंगे। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई है, और अगर ऐसा है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
दिनेश ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कैसे बताती? सख्त पहरे और मार पिटाई के बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उस दिन मेरे बाबूजी ने अनिरुद्ध के परिवार वालों को बुलाया था, अनिरुद्ध के साथ मेरी शादी की बात करने के लिए, लेकिन उन लोगों को बुलवाकर उनके सामने ही मेरी सगाई आपके साथ करवा दी। मैं अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने मन से उसे अपना पति माना है और अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पता नहीं इन 2 महीनों में अनिरुद्ध का क्या हुआ होगा। मेरे पिता और भाइयों ने जानवरों की तरह पीटकर उसे बदहाल कर दिया था। महिमा ने उसे एक सांस में ही यह सारी बातें कह डाली। दिनेश मानो आसमान से गिरा। घंटों तक वे दोनों खामोश बैठे रहे। अंततः दिनेश ने ही चुप्पी तोड़ी। देखो महिमा, जीवन कोई हिंदी फिल्म तो है नहीं कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाए, और ना ही मैं उस फिल्म का कोई महान नायक हूँ जो सारी बातें जानने के बाद भी अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के बच्चे के साथ अपना लूँ। मैं इतने बड़े दिल का मालिक नहीं हूँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक मेरे घर में मेहमान हैं तब तक तुम शांति से मेरी पत्नी की तरह रहो। सबके चले जाने के बाद मैं तुम्हें अनिरुद्ध के पास छोड़ दूंगा। अब तुम्हारे पिता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इस तरह इस भयंकर कशमकश के बीच सुबह हो गई। 7 दिनों के बाद पग फेरे की रस्म का मुहूर्त निकला था। दिनेश महिमा को लेकर उसके घर गया। उसे घर पर छोड़कर अनिरुद्ध के घर उसके बारे में पता करने को गया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसके घर पर ताला लटका हुआ था। पड़ोस वालों से पूछने पर पता चला कि एक तूफानी रात में पता नहीं किसने अपनी दुश्मनी निकाली और अनिरुद्ध और उसके पिता को बुरी तरह पीटा था। पिता तो किसी तरह बच गए, परंतु अनिरुद्ध को गंभीर चोटों के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया और महीने भर तक आईसीयू में रहने के बाद भी वह नहीं बच सका। उसकी माँ इस हादसे को नहीं बर्दाश्त कर सकी और वह भी खत्म हो गई। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। पता नहीं किसने ऐसी दुश्मनी निकाली। अपने बूढ़े पिता को उनकी बेटी अपने साथ ले गई। अब वो कैसे हैं, कहाँ हैं, हमें नहीं मालूम। सारी बात सुनकर दिनेश दंग रह गया। उसे दुख भी हुआ और महिमा के पिता पर बहुत क्रोध भी आया। उसने घर आकर महिमा को सारी बातें बताई और साथ ही उसके परिवार वालों को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। महिमा के पिता के होश उड़ गए कि सारी बातें जानने के बाद कहीं वह उनकी बेटी को छोड़ न दे। इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है दिनेश, मेरी गलती की सजा उसे मत देना। महिमा के पिता ने गिड़गिड़ाते हुए अपने दामाद से कहा, अब इस बात का फैसला तो महिमा ही करेगी, मैं कुछ नहीं जानता। इतना कहकर दिनेश घर के बाहर आ गया। अनिरुद्ध अब इस दुनिया में नहीं है, ये जानकर महिमा पागल सी हो गई। ना तो उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकला और न ही उसके मुंह से एक शब्द। वह पागलों सी यंत्रवत घर से बाहर निकल गई। दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और चुपचाप उसे लेकर अपने घर आ गया। कुछ दिनों के बाद जब महिमा की हालत कुछ ठीक हुई तो दिनेश ने पूछा कि अब वह क्या करना चाहती है। महिमा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं अपने बच्चे के साथ अनिरुद्ध के नाम की विधवा बनकर ही जीना चाहूंगी, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकूंगी। दिनेश, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन इस हाल में तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? और अब तो मुझे अपने माता पिता को सारी बातें बतानी होंगी, दिनेश ने कहा। अगली सुबह जब दिनेश ने अपने माता पिता को सारी बातें बताई तो उन लोगों ने अपना सिर पीट लिया। पहले तो जी भरकर कोसा महिमा के माता पिता को और फिर महिमा को। इसमें उसकी क्या गलती है माँ? ये तो उसकी अच्छाई है कि उसने पहली ही रात मुझे सारी बातें बता दी। वह चाहती तो सारी बातें छुपा भी सकती थी और अनिरुद्ध के बच्चे को वह मेरा बच्चा भी बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। दिनेश ने अपने माता पिता को मनाने की कोशिश की। अंततः गहराई से सोचने से दिनेश के माता पिता को भी महिमा की कोई गलती नजर नहीं आई। तब दिनेश ने कहा, माँ, क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने मसूरी वाले फार्म हाउस पर महिमा को रखवा दें और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो इसे कहीं काम पर रखवा दें, ताकि यह अपना और अपने बच्चे की परवरिश कर सके। भाड़ में जाए, हमें क्या, और तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? जिस लड़की ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? माँ ने गुस्से में कहा। वो इसलिए माँ कि मैं पहले ही दिन से कहीं ना कहीं मन ही मन इससे बहुत प्यार करने लगा था और अब इस हालात में मैं इसे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। आखिर इंसानियत के नाते तो हम कुछ कर ही सकते हैं। दिनेश के माता पिता चुप हो गए और फिर उन लोगों ने अपने मसूरी वाले फार्म हाउस पर महिमा को रखवा दिया और उसकी देखभाल के लिए एक नौकरानी को साथ में रखवा दिया। वे लोग अच्छे खासे अमीर बिजनेसमैन थे।
आखिर उन्हें पैसे की क्या कमी थी जिस रात महिमा ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो रात भी एक तूफानी रात थी। न जाने क्या रिश्ता था इस बारिश और तूफान का महिमा की जिंदगी से। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उन्होंने वहीं एक अच्छी कंपनी में महिमा की नौकरी लगवा दी। इधर परेशानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई। दिनेश के परिवार के रिश्तेदार उसकी पत्नी के बारे में पूछने लगे, तरह तरह की बातें बनाने लगे। लेकिन दिनेश और उसके माता पिता ने महिमा की इज्जत का ध्यान रखते हुए सारे रिश्तेदारों को सिर्फ इतना ही कहा कि इन दोनों की नहीं बनी, इसलिए दोनों का तलाक हो गया। इन सारी बातों का पता जब महिमा को चला तो वह नतमस्तक हो गई। इतनी सारी जिम्मेदारियों और परेशानियों के बीच में महिमा अनिरुद्ध के पिता के बारे में पता लगाती रही कि आखिरकार अनिरुद्ध की दीदी कहाँ रहती हैं जिन्होंने अपने पिता को रख रखा है। एक बार अनिरुद्ध के पिता से मिलकर अपने बच्चे को उनकी गोद में रखना चाहती थी। उन्हें बताना चाहती थी अनिरुद्ध लौट आया है उनके पोते के रूप में। रिश्तेदार के नाम पर महिमा के लिए सिर्फ दिनेश और उसके माता पिता थे जिनसे मिलने को वह कभी कभी आती रहती थी। इसी बीच दिनेश की भी शादी हो गई। दिनेश की पत्नी ने भी महिमा को बड़ा सम्मान दिया। बस इसी तरह उसकी जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। वक्त का पहिया घूमता रहा। महिमा का बेटा आकाश बड़ा हो चुका था और ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि इस बीच महिमा का तबादला उसके शहर में हो गया जहां वह जाना नहीं चाह रही थी। अचानक से एक जोरों का झटका लगा और महिमा अपनी सीट से गिरते गिरते बची। ट्रेन एक झटके से स्टेशन पर रुकी थी। आंखों ही आंखों में सारी रात बीत चुकी थी। सुबह होने को थी। एक ही रात में महिमा की पूरी जिंदगी एक फिल्म के समान उसकी आंखों से गुजर गई। 2 स्टेशन के बाद उसका स्टेशन आने वाला था। वह अपना सामान समेटने लगी और आखिरकार उसका शहर आ ही गया। स्टेशन के बाहर खड़ी वह घंटों तक उस शहर को निहारती रही। कहाँ जाना है मैडम? ऑटो वाले की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। किसी गेस्ट हाउस में ले चलो, ऐसा कहकर वो ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाले ने एक अच्छे होटल में पहुंचा दिया। इतने सालों में पूरा शहर बदल गया था। धीरे धीरे महिमा अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हो गई। थोड़ी ही दूरी पर उसने किराए पर अपना एक कमरा ले लिया था। दिन तो कामकाज में कट जाता था, परंतु रात को जब घर में अकेली होती तो अनिरुद्ध की यादें बेचैन कर देती। उस दिन उसकी एक कलीग के बेटी का जन्मदिन था। उसने उसे आमंत्रित किया था। महिमा सोच रही थी जाऊं या ना जाऊं। फिर उसने सोचा कि जब यहाँ रहना है तो लोगों से पहचान तो बढ़ानी ही होगी। वह बाजार गई और उसने बच्चे के लिए गिफ्ट खरीदा। अभी वह बाजार में ही थी कि तभी धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर गरज के साथ तेज तूफानी बारिश होने लगी। महिमा का मन घबराने लगा। न जाने इस बारिश का उसकी जिंदगी के साथ क्या रिश्ता है। हर जगह उसके साथ साथ चली जाती है। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन बुरी तरह भीग जाने के कारण एक घर के अहाते में जाकर खड़ी हो गई। तभी घर के अंदर से किसी महिला ने आवाज लगाई, बाहर क्यों भीग रही हैं? कृपया करके अंदर आ जाइए। फिर वह महिला उसे खुदाकर अंदर ले गई, उसे बैठाया और फिर उसके लिए चाय लेकर आई। महिमा ने उस महिला से पूछा कि आप एक अनजान के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस बारिश से मेरे घर का बड़ा पुराना नाता है। ऐसी ही बारिश में एक दिन मेरे भाई की ज़िंदगी शुरू हुई थी और एक दिन ऐसी ही तूफ़ानी बारिश में उसकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई। और फिर एक दिन ऐसी ही तूफ़ानी बारिश में वह इस दुनिया से दूर चला गया। महिमा के हाथों से चाय का प्याला गिरते गिरते बचा। क्या नाम था आपके भाई का? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। अनिरुद्ध। हाँ, अनिरुद्ध नाम था मेरे छोटे भाई का, जिसने अपना प्यार तो खोया ही, अपनी ज़िंदगी भी खो दी। जब मैं ऐसी बारिश देखती हूँ मुझे अपने भाई की याद आती है। उस महिला ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। चाय का कप महिमा के हाथों से गिरकर चूर चूर हो गया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अनिरुद्ध के पिता कैसे हैं? वह जीवित हैं या वह भी चल बसे? नहीं, बेटे के गम में उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। पहले तो मैं उन्हें अपने घर ले गई, लेकिन उन्होंने वहाँ रहने से इनकार कर दिया और अपने इस घर में यहाँ आ गए अपने बेटे का इंतज़ार करने और उनकी देखभाल करने के लिए। मुझे भी उनके साथ यहाँ रहना पड़ा। अब तो बस कहने को ज़िंदा हैं। लेकिन आप कैसे जानती हैं उनके बारे में? कौन हैं आप? इतना कहकर वह महिला झटके से उठ खड़ी हुई और महिमा से पूछने लगी। महिमा फूट फूट कर रोने लगी और अपने पर्स में से उसने अनिरुद्ध की तस्वीर निकाल कर दिखाई।
दीदी, आप मुझे अनिरुद्ध की पत्नी कह सकती हैं या फिर एक कुंवारी विधवा। सारी बर्बादी की जड़ मैं ही हूँ। लेकिन मैं सच कहती हूँ दीदी, उस तूफानी रात में मैंने भी अपना सब कुछ खो दिया था। और फिर महिमा ने रोते हुए अपनी सारी कहानी बता दी। बाहर आसमान बरस रहा था और घर के अंदर सभी की आंखें बरस रही थी। अनिरुद्ध की दीदी ने बिस्तर पर पड़े हुए अपने पिता से जाकर महिमा को मिलवाया और सारी बातें बताई। अनिरुद्ध के जाने के बाद मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया बिटिया। तुम्हारे पिता के अत्याचार से कितनी जिंदगियां तबाह हो गई। अनिरुद्ध के पिता ने रोते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद भी भगवान ने आपके लिए कुछ बचा कर रखा है बाबूजी। अनिरुद्ध का बेटा और आपका पोता, जिसको लेकर मैंने इस समाज में ना जाने कितनी अग्नि परीक्षाएं दी हैं। महिमा ने अनिरुद्ध के पिता से रोते हुए कहा और फिर अपनी सारी कहानी बताई। कहाँ है मेरा पोता? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शायद मैं अब तक उससे मिलने की खातिर ही जिंदा हूँ। कहते कहते वह हाँफने लगे। महिमा ने उन्हें दिलासा दिया, मैं उसे यहाँ बुलाती हूँ, 2-4 दिनों में आ जाएगा। महिमा ने अपनी कलीग की बेटी के लिए जो फूलों का गुलदस्ता लिया था, वह फूलों का गुलदस्ता उसने अनिरुद्ध की तस्वीर के आगे ले जाकर रख दिया और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। अनिरुद्ध के जीते जी ना सही, उसके मरने के बाद ही सही, लेकिन महिमा उसके घर की बहू बन ही गई। उसकी नौकरी का यह ट्रांसफ़र भगवान ने शायद उसे अनिरुद्ध के परिवार वालों से मिलाने के लिए ही किया था। उसका परिवार पूरा हुआ। बाहर अभी बहुत ज़ोर की तूफ़ानी बारिश हो रही थी। बादल भयंकर गर्जन कर रहे थे और बिजलियाँ चमक रही थी। महिमा का प्यार बारिश से शुरू होकर बारिश में ही ख़त्म हुआ और बारिश ने ही उसके परिवार वालों से मिलवाया। न जाने क्या रिश्ता था महिमा की ज़िंदगी से इस तूफ़ानी बारिश का। अब अधूरा होकर भी अधूरा नहीं रहा था महिमा के लिए यह बारिश वाला प्यार।